हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से यूपीएसआई स्पेशल में बात कर रहा हूं 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में। आज का हमारा मुद्दा है फॉरेक्स रेट एंड फॉरेक्स रिजर्व को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, स्पेशली अगर हम यूपीएसआई की जब बात करते हैं 2017 और 2021 के सवालों को अगर आप देखें तो इस तरह के कई सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलिए इस पर एक छोटा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कराता हूं इनसे रिलेटेड कुछ सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें 10 मिनट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय दर। यानी कि जब हम ये बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कि एक देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी में क्या संबंध होगा, हम कहते हैं कि लगभग इस समय $1 इंडिया के 90 रुपए के आसपास मूव कर रहा है। कभी अप होता है, कभी ये डाउन होगा, लेकिन जनरली ये $1 90 रुपए के बराबर होगा। इसी को हमने फॉरेक्स रेट कहना है। इसी तरह यूरो के साथ भी हम इंडियन रुपी का रिलेशन निकाल सकते हैं, पाउंड के साथ भी इंडियन रुपी का रिलेशन निकाले, किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन ये डिफाइन करता कौन होगा कि कितने डॉलर के बराबर हमारे कितने इंडियन रुपी होंगे। एक सिस्टम हमारा है जिसे फिक्स कहते हैं। इस फिक्स वाले सिस्टम में देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी होती है देश की, या देश में जो आरबीआई होता है या देश की जो सरकार होती है बेसिकली, उसको ये अधिकार होता है कि वो डिफाइन करे कि देश में कितना फॉरेक्स रेट होगा। और ऐसा सिस्टम इंडिया में 93 से पहले चला करता था। इसे हम सेंट्रल बैंक यानी या गवर्नमेंट के द्वारा। जब हम कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट, हिंदी में कहूं तो बाजार, किसी भी करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई होती है मार्केट्स में, जो अप एंड डाउन आ रहे होते हैं, वो डिफाइन करती है मांग और पूर्ति बाजार में। तो उसे कहते हैं कि वो फ्लोटिंग है, वो परिवर्तनशील है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, जो हमारी पूंजीवादी देश हैं, जो वहां पर यही सिस्टम चलता है। ज्यादातर जो मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं आज के वक्त में, जैसे हमारा भारत है, इन सारे देशों में क्या है कि बाजार तो करता ही है, बाजार के हिसाब से ही अप एंड डाउन जाते हैं। जैसे जैसे यूरोप में कुछ इंपैक्ट हो रहा हो, जैसे अमेरिका में कुछ हो रहा हो, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में हम आरबीआई या सरकार का सुपरविजन रखते हैं, आरबीआई या सरकार की निगरानी होती है। आप कहेंगे आरबीआई या सरकार कैसे निगरानी करती है? देखो, आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ पढ़ते हैं। एक्चुअल में इसके ऑब्जेक्टिव में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा ये प्राइसेस को स्टेबल करती है ताकि महंगाई ना हो देश में, और ये फॉरेक्स रेट एक्सचेंज जो है हमारा, उसको भी स्टेबल करती है। तो आप कहेंगे कि सर बाजार इसको घटाता बढ़ाता है, तो आरबीआई कैसे इसको मैनेज करता है? तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इसको मैनेज करता है। अब एक बात याद रखना, $1 हमारे 90 रुपए के बराबर है। ये हमारी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, और जनरली आप किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा $1 90 रुपए के बराबर लगभग। ये जो रेट होता है इसे बोलते हैं नॉमिनल। इसी रेट को हम नॉमिनल बोलते हैं। जो भी हम मार्केट में $1 के लिए पे करेंगे वो नॉमिनल है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि एक्चुअल में ये $1 के बदले 90 रुपए है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों देशों में महंगाई होती है, और दोनों देशों की महंगाई के बाद मैं आपसे कहूं कि अगर हम सामान खरीदने की बात करें कि $1 में अमेरिका में एक समोसा आता है एग्जांपल के लिए, और इंडिया में एक समोसा आ जाता है, मान लेते हैं 15 रुपए का, यानी कि अमेरिका में $1 में एक समोसा आता है और इंडिया में उतने ही डॉलर में 6 समोसे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर इंडिया में 15 रुपए का एक समोसा आता है, तो फिर 90 रुपए के बदले महंगाई को देखते हुए पता चल रहा है कि वो $6 के बराबर काम कर जाएगा। एक समोसे के हिसाब से कंपेयर करें तो 15 रुपए का अगर माने तो 6 आएंगे, यानी 6 गुना वैल्यू बनेगी। यानी जब मैं एक्सचेंज रेट को निकालता हूं महंगाई से एडजस्ट करके, तो याद रखना जो फॉरेक्स रेट होता है मुद्रास्फीति को एडजस्ट किए बिना, जनरली मुद्रास्फीति को एडजस्ट किए बिना, महंगाई को समायोजित किए बिना, तो उसको हम बोलते हैं वो नॉमिनल है। जनरली यही हमारी न्यूज में रहता है। लेकिन जब मैं फॉरेक्स रेट को कहता हूं महंगाई एडजस्ट करने के बाद, तो जब फॉरेक्स रेट होता है मुद्रास्फीति एडजस्ट करने के बाद, उसे कहते हैं
कि वो रियल हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट याद रखने के लिए। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर। एक हमारा है फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। एक्चुअल में हर देश जो भी विदेशी लेन देन करता है उसके लिए उसको फॉरेक्स रिजर्व रखना पड़ता है। अब इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व अभी है वो है $686 बिलियन। ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए आप इसको एग्जैक्टली याद ना रखें, लेकिन 680 से लेकर $700 बिलियन के बीच ये मूव कर रहा है। इस हिसाब से हम वर्ल्ड में चौथा हाईएस्ट रिजर्व रखने वाली कंट्री है। हमसे ऊपर जो है वो चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड है। हम चौथे नंबर पर है, याद रखना होगा। इंडिया का जो है वो $704 बिलियन अब तक का हाईएस्ट गया है। वो 2024 के सितंबर मंथ में था, उससे ज्यादा नहीं गया अभी तक। हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये हमारा। और इसको रखने की जो इतनी भी कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, डॉलर खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, सब कुछ, वो कॉस्ट, इसको रखने की कॉस्ट जो है, लागत, वो आरबीआई को सहन करनी है। और इसमें 4 चीजों को मिलाया जाता है। फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्राएं मिलाई जाती हैं। कितना डॉलर, यूरो, पाउंड है वो रखा हमने। गोल्ड को इसमें रखा गया है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट होता है एक, उसे रखा जाता है इसमें। और IMF एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उसके अंदर रिजर्व जो रखा उसको रखा गया। और सब मिलाकर जो बनता है वो विदेशी मुद्रा भंडार। और अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहां फॉरेन करेंसी है, उसके बाद गोल्ड का नंबर आता है। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपका रिवीजन पूरा हो गया है। अब क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि आपने कितना अच्छे से सीख लिया है। अब देखो, जैसे ये सवाल पूछा गया कि इनमें से किस सिस्टम के तहत, जहां बाजार भी होता है और केंद्रीय बैंक भी उस काम को कर रहा होता है, जहां बाजार की शक्ति भी होती है और केंद्रीय बैंक की भागीदारी भी होती है, तो मैंने कहा ऐसे सिस्टम को नाम देंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग। जब हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में निकालेंगे तो इसे बोलेंगे फॉरेक्स रेट। अब क्योंकि फॉरेक्स रेट में मैंने कहा सुपरफ्लुअस की यहां तो कोई बात ही नहीं हो रही है सर, तो ये रियल है या नॉमिनल है, तो मैंने कहा या तो फॉरेक्स रेट होना चाहिए सीधा सीधा, और नहीं है तो इसे नॉमिनल मान लेंगे, क्योंकि महंगाई के बाद जब बात होती तो रियल में जाता है। भारत में डॉलर रुपए की दर कौन निर्धारित करता है? भारत में, क्योंकि भारत में मैनेज्ड है। अब क्योंकि मैनेज है भारत में, तो डिमांड सप्लाई करता है, सरकार का भी कंट्रोल थोड़ा सा चलता है, और आरबीआई भी चलता है पॉलिसी बनाकर। मैंने बताया आपको, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी बनाता है, उसका टारगेट या ऑब्जेक्टिव ये होता है करना। इसका मतलब ये तीनों फिर ठीक हो जाएंगे आपके। अगला सवाल है, अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम हो तो कौन करेगा? अगर फ्लोटिंग वाला हो तो कौन करेगा? तो फ्लोटिंग वाले में डिमांड और सप्लाई, और फिक्स वाले में सरकार या आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो रखा जाएगा देश में, वो किसके पास होगा? ये जितना विदेशी भंडार होगा, मैंने कहा वो रखेगा आरबीआई, उसकी कॉस्ट को भी बियर करेगा आरबीआई, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगर मैं कहूं कि विदेशी भंडार क्यों रखते होंगे, उसकी वजह बता दो। इस लेवल के सवालों के साथ आपको चलना है। तो आपने कहा जो भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, जो भी हमने कुछ सामान खरीदा है, जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जो उधार लेन देन, जो कुछ भी हो रहा है, उन सब के लिए मुझे चाहिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए, फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार रखने का कारण क्या होगा? क्योंकि भंडार के रखने से आरबीआई के पास क्या होता है कि हमारा अगर रिजर्व बढ़ेगा तो फॉरेक्स रेट जो है, वो जो रेट होता है, मजबूती आएगी रुपये में हमारे, तो कम हो जाएगा। और जितना कम होगा, यानी रिजर्व घट रहा है तो हम कमजोर हो रहे हैं, तो रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का सेंस है कि ये मैनेज करता है एक्सचेंज रेट को भी। इसके बाद समझिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है, इस बारे में पूछा गया। सबसे ज्यादा जो है वो किस बारे में बात हो रही है? देखो, वो बात ये हो रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड से भी ज्यादा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसे रखने की क्या कोई कॉस्ट नहीं आती है? आप कहेंगे सर गलत, कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट आरबीआई बियर करता है। इस हिसाब से ओनली वन करेक्ट होगा, सेकंड रॉन्ग होगा। एक और सवाल में पूछा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या रखा जाएगा, तो आपने कहा जो हमारी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज यानी जो डॉलर वगैरह वो रखा जाएगा, आरबीआई है।
गोल्ड जो उसके पास है, एसडीआर है, और जो आईएमएफ के पास रिजर्व पोजीशन या रिजर्व ट्रांचे मैंने बोला था वो रखा जाएगा। ये सब कुछ मिला के ही तो रिजर्व बनता है, जो इस समय चौथा हाईएस्ट है इंडिया के पास, लगभग $700 बिलियन। ये सारी चीजें जरूरी है देखो हमारे लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमने पहले अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार किया हो। रिवीजन का फायदा भी तब है हमारा, और कंटेंट ऐसा हो जो यूपीएसआई के लेवल का हो, यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक करा सकता हो, और वहां पर एक अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास एक स्पेशल बैच है यूपीएसआई 2025, जिसमें वर्दी मेरा जुनून है, और इसके एडमिशन आप जानते हैं ओपन है। मैथ्स देख लीजिए, आपके पास 3 टीचर हैं, रीजनिंग के 3 हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है अरुण सर। उनके अलावा पॉलिटी है, मूल विधि है, यूपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इंक्लूड करा गया है, और वो भी जस्ट 599 की फीस में। अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट को, ऐसे ही टॉपिक को डिटेल में और बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं ताकि हर एक बात आपको पता चले, तो उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे इस बैच को कैरियर विल ऐप पर। थैंक यू एवरीवन।